हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे थे। हम देख रहे थे किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शेप अप हो रहा है। ठीक है, हमने काफ़ी सारे एक्ट देखे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ रहे थे और हम अब एक्ट देख रहे हैं जो क्राउन रूल के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इसमें सुधार किए गए हैं। एक एक करके हम देखते हैं सबको। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये कि क्या हुआ। देखिए, हमारे पास दो लेजिस्लेटिव थे, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पास क्या था, ज़्यादा पावर था। सारे के सारे मैक्सिमम रूल कौन बनाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पावर को कम कर दिया और सेंट्रल और इसको प्रोविंशियल को यानी कि स्टेट वाले को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, इन्होंने ये कह दिया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो है वो प्रोविंशियल पे अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि प्रोविंशियल की अपनी अब खुद की पावर्स हो सकती हैं। तो वही है डिक्रीज दी सेंट्रल कंट्रोल ओवर दी स्टेट। उन्होंने स्टेट पे सेंट्रल का कंट्रोल क्या कर दिया, काफ़ी हद तक कम कर दिया। ठीक है, और उनके सब्जेक्ट्स को भी सेपरेट कर दिया। भाई जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सेंट्रल के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ विषय होते हैं और स्टेट के कुछ अपने अलग विषय होते हैं। ठीक है, जिन पे रूल बनाने का सेंट्रल वाले पे सेंट्रल को ही होता है और स्टेट वाले लिस्ट पे रूल बनाने का किसको होता है, स्टेट गवर्नमेंट को ही होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया, दोनों की जो सब्जेक्ट मैटर हैं, जो विषय है, उनको क्या कर दिया, उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, सो दे हैव सेपरेटेड व्हाट, सेंट्रल और प्रोविंशियल यानी कि जिसको हम स्टेट कह रहे हैं, दोनों को सेपरेट कर दिया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि सेंट्रल का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा किसमें, प्रोविंशियल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूल है वो सेंट्रल से चला गया, नहीं, अभी भी इंडिया पे जो रूल है वो सेंट्रलाइज्ड रूल ही है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब प्रोविंशियल्स हैं यानी जो स्टेट हैं, दे कैन मेक देयर ओन लॉज, है ना। ये क्या कर सकते हैं, अपने खुद के लॉ बना सकते हैं। कौन, जो प्रोविंशियल वाले थे वो, दे कैन मेक देयर ओन लॉज। पहले क्या था, सेंट्रल ही उनके लिए लॉ बनाता था, बट अब वो क्या कर सकते हैं, खुद अपने लिए लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। अब क्या हुआ कि मैंने बताया कि जो ये सब्जेक्ट यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल में अलग कर दिए गए थे। अब जो प्रोविंशियल के सब्जेक्ट थे ना, उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कैसे, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है वो और जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो। ठीक है, यानी कि जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो वो और जो आरक्षित है वो। अब देखिए क्या होता था कि इन ट्रांसफर्ड वाले सब्जेक्ट को कौन देखेगा, गवर्नर देखेगा अपने मिनिस्टर के साथ। ठीक है, इनके ऊपर जो रूल बनाने का जो अथॉरिटी है वो किसको है, गवर्नर को, अलॉन्ग विद इट्स मिनिस्टर्स। ठीक है, नाउ और साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो गवर्नर और मिनिस्टर है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे टुवर्ड्स दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पहले तो ये समझिए कौन देखेगा, गवर्नर और उनके मिनिस्टर देखेंगे और ये जवाबदेह रहेंगे किसके तरफ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तरफ। ठीक है, जो रिजर्व्ड वाले थे ना, रिजर्व्ड वाले जो रूल थे उसको भी देखेगा गवर्नर। गवर्नर क्यों देख रहा है, क्योंकि जो स्टेट के लिए जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा, गवर्नर ही रहेगा। और सेंट्रल के लिए कौन था, वाइसराय था। तो इसलिए कौन देखेगा, गवर्नर, क्योंकि ये प्रोविंशियल के ही सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये दोनों जो डिवाइड किया गया वो प्रोविंशियल यानी कि स्टेट के सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। सो अब ये रिजर्व्ड वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी किसके तरफ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो बिना उनसे पूछे, बिना उनके रिकमेंडेशन से अपने हिसाब से इन सब्जेक्ट्स पे कुछ भी रूल बना सकती है और उनकी जवाबदेही नहीं है लेजिस्लेटिव की तरफ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ। ठीक है, जबकि इस वाले में, ट्रांसफर्ड वाले में, उनको उनसे बिना पूछे वो रूल्स नहीं बना सकते। उनको उनकी रिकमेंडेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके का जो सिस्टम आया ना, उसको हमने क्या कहा, डायरकी सिस्टम कहा, यानी कि द्वैध जो शासन है वो। हालांकि ये जो है एक फ्लॉप शो था बोलना चाहिए। सो ये जो डार्की सिस्टम है या डबल सब्जेक्ट्स वाला सिस्टम है, जो ये डबल शासन वाला सिस्टम है, ये इतना ज़्यादा चल नहीं पाया। ठीक है, नाउ तो ये पहला हो गया और ये दूसरा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट दैट वी हैव इज, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, बाईकैमरल और डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन विच एक्ट
इन विच एक्ट बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो वो किस में इंट्रोड्यूस हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसमें? 1919 में, 1919 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अब ये जो सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या बना दिया? अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस बना दिया गया। जैसे कि अब हमारे यहाँ आप देख सकते हो पार्लियामेंट में एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। कहाँ से आ रहा है आप रिलेट कर सकते हैं, वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट था उसको हमने अपर हाउस कह दिया और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको हम क्या कह रहे हैं? लोअर हाउस। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि बाई कैमरल वाला जो सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन का भी सिस्टम कहाँ आ गया? यहाँ पे इस बार इस एक्ट से पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का भी सिस्टम आया। इसके पहले के एक्ट्स में आप याद करिए हमने देखा था इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे जो है डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे तो इसमें वोट करने का अधिकार किसको था? ऐसा नहीं था कि यहाँ सारी की सारी जनता को यहाँ पे वोट करने का अधिकार था, नहीं। कुछ एक एजुकेटेड पर्सन को, कुछ जो रिच पर्सन है उनको यहाँ पे सिर्फ, या फिर जो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं ऐसे लोगों को सिर्फ यहाँ पे वोट करने का अधिकार था। सबके लिए डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, बट यहाँ सबके लिए वो अधिकार नहीं था। सब लोग वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, कुछ चुनिंदा लोग ही वोट कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, क्या कर रहे थे? दे वर अलाउइंग 3 out of 6 members of the Viceroy Executive Council to be Indian। ठीक है, पहले क्या था? पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स होते थे। अब ये क्या कर रहे हैं? वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 3 इंडियंस को अलाउ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये थी, जो चीफ रहेगा या जो हेड रहेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कमांडर इन चीफ कह रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स ही रहेगा, लेकिन बाकी 3 लोग जो हैं उनमें से 6 में से जो 3 मेंबर्स हैं वो इंडियन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने मुस्लिम को दिया था। यानी कि आपको ये याद रखना है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब से स्टार्ट हुआ? तो वो स्टार्ट हुआ था 1909 से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। लेकिन वो इस वाले एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है। और अब वो यहाँ पे किसको किसको? सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को और यूरोपियन को। ठीक है, सिख को, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन और यूरोपियन को भी क्या दे रहे हैं? उनके लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर पॉइंट्स। देखो क्या हुआ, लंदन में इन्होंने एक नया ऑफिस क्रिएट किया हाई कमीशन के नाम से। हाई कमिश्नर के नाम से एक नया ऑफिस क्रिएट किया यहाँ लंदन में। और आपको पता है वहाँ पे क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो उसकी कुछ पावर्स को, कुछ फंक्शन को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया इस ऑफिस में। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस से कुछ फंक्शन को हटा के इन्होंने किसको दे दिया? हाई कमिश्नर के ऑफिस को दे दिया। ठीक है, तो ये एक चेंज किया। एक और था जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए इन्होंने क्या किया? रूल निकाल दिया, आदेश दे दिया। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत ये कब स्टैब्लिश हुआ? इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1926। एक्ट कब आया था? 1919 में। और 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए वो क्या हुआ? स्टैब्लिश हुआ। कहाँ पे? इंडिया में। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव सेपरेटेड दी बजट। जो सेंट्रल लेवल पे जो बजट बनता था वो किसके लिए था? स्टेट्स के लिए भी होता था। ठीक है, मतलब सेंट्रल को ही ये अधिकार था बजट बनाने का, किसके लिए? पूरे ओवरऑल इंडिया में स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया? बजट को भी सेपरेट कर दिया। अब आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं, हमारे यहाँ भी जब बजट बनता है तो एक सेंट्रल बजट होता है और स्टेट लेवल पे भी अपने बजट्स बनाए जाते हैं ना। राज्य के अपने अलग बजट होते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी बजट बनते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि दे हैव सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट्स। ठीक है, अब जो है, जो स्टेट वाले हैं वो अपने बजट्स को बना सकते हैं बिना इनके कंसर्न के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया बजट को फ्रॉम द सेंट्रल टू प्रोविंशियल। नाउ एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इन्होंने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई। यानी कि एक इन्होंने बॉडी बनाई किस लिए? ये देखने के लिए कि भाई जो ये रिफॉर्म लाए हैं
कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जो ये एक्ट आया था, ये किस हद तक कारगर हुआ, किस हद तक सफल हुआ, ठीक है। ये देखने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बॉडी बनाई जो कि 10 साल बाद यहाँ पे आनी है, ठीक है। किसके 10 साल बाद, इस एक्ट के यहाँ पे लागू होने के 10 साल बाद आएगी, और यहाँ पे ये देखेगी कि इस एक्ट में जितने सारे कुछ रूल्स थे, जो सारा कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट में कितना क्या इम्प्रूवमेंट आया है, ये देखने के लिए। तो वो बॉडी का क्या नाम था, साइमन कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन आपको पता होगा ये कि साइमन कमीशन जो है वो वक्त से पहले ही आ गया था, 2 साल पहले आ गया था, 1927 में आ गया था। आना कितने साल बाद चाहिए था, 10 साल बाद आना चाहिए था, यानी कि 1929 में आना चाहिए था, बट ये 2 साल बाद आया, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो मेंबर्स थे वो क्या थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही थे। तो यहाँ के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगे थे। खैर, ये सारी चीज़ें हम साइमन कमीशन के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे और अगले एक्ट में हम इसको रिलेट करेंगे। Okay, so this was about the Government of India Act 1919. I hope you liked the video. Thank you very much.